हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम महासागरीय तापमान और लवणता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो महासागरीय तापमान है उसकी बात करते हैं। महासागरीय तापमान, तो देखिए महासागरों में हर जगह समान तापमान नहीं पाया जाता है। कहीं तापमान अधिक पाया जाता है और कहीं तापमान कम पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो महासागरों में तापमान में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है, कहीं तापमान कम है और कहीं ज़्यादा है, इसको अनेक कारक प्रभावित करते हैं। तो हम जो महासागर के तापमान को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से जो कारक हैं जो महासागर के तापमान को प्रभावित करते हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए महासागर के तापमान को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला कारक है अक्षांश। देखिए महासागर के तापमान को प्रभावित करने वाला अक्षांश एक महत्वपूर्ण कारक है। अक्षांश कैसे, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और मध्य में भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है। ये आपके ध्रुव है, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब देखिए अक्षांश है वो किस तरीके से महासागर के तापमान को प्रभावित करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे ये आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी चमकती है। सूर्य की किरणें 90 डिग्री अक्षांश है, फिर विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणों में तिरछापन आता जाता है, इस तरीके से। ठीक है, 90 डिग्री अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और विषुवत रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ का तापमान अधिक रहता है। और यहाँ का तापमान अधिक होने के कारण से यहाँ पे स्थित जो भी महासागर है उन महासागरों के जल का तापमान अधिक रहता है। और ध्रुवों पर जो महासागर है उनका तापमान कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ का तापमान कम रहता है। और हम जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। और जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी। इस प्रकार से ये अक्षांश है वो भी महासागर के जल का जो तापमान है उसको प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला कारक है जल व स्थल के वितरण में असमानता। दूसरा कारक है जल व स्थल के वितरण में असमानता। देखिए महासागर के जल को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है जल व स्थल के वितरण में असमानता। देखिए जो दोनों गोलार्ध हैं, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड अधिक है और जलीय खंड कम है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड कम है और जलीय खंड अधिक है। तो इस प्रकार से दोनों गोलार्ध में या फिर विश्व के सभी क्षेत्र में स्थलखंड और जलीय खंड की विभिन्नता के कारण भी यहाँ का तापमान अलग अलग पाया जाता है। तीसरा कारक है दिन की अवधि। देखिए महासागर के जल को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है दिन की अवधि। मतलब जब गर्मियों के दिन होते हैं, गर्मियों के दिनों में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, तो दिन की जब अवधि बड़ी होती है तो सूर्य का जो ताप है वो भी महासागर को अधिक मिलता है और सूर्य ताप की अधिकता के कारण वहाँ का तापमान अधिक रहता है। और जब इसके विपरीत जब सर्दियों के दिनों में दिन छोटे होते हैं तो सूर्य ताप की मात्रा भी कम होती है और सूर्य ताप की मात्रा महासागर के जल को कम मिलती है, इसलिए वहाँ का सर्दियों में जब तापमान है वो कम रहता है। मतलब दिन की अवधि जब बड़ी होती है तब तापमान अधिक रहता है, और जब दिन की अवधि छोटी होती है तो तापमान कम रहता है। और विश्व के प्रत्येक भागों में दिन की जो अवधि है वो
एक साथ समान रूप से नहीं पाई जाती है। जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं, और जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े छोटे होते हैं तब दक्षिणी गोलार्ध में बड़े होते हैं। इस प्रकार से दिन की भी जो अवधि है वो सभी पूरे विश्व में एक समान नहीं होती है, इसलिए तापमान में भी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से दिन की जो अवधि है वो भी महासागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं। अगला कारक है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अगला कारक है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो भी महासागरीय तापमान को प्रभावित करती है। जिस समय जो सूर्य है, जिस समय सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है, ठीक है, पृथ्वी है और सूर्य, जिस समय सूर्य है वो पृथ्वी के नज़दीक होता है उस समय महासागरीय तापमान अधिक होता है, क्योंकि तापमान अधिक मात्रा में मिलता है, उस समय तापमान अधिक होता है। और जिस समय सूर्य की जो दूरी है वो पृथ्वी से कम होती है, जब सूर्य की जो दूरी है वो पृथ्वी के नज़दीक होती है तब तापमान अधिक होता है, और जब सूर्य की जो दूरी है वो पृथ्वी से अधिक होती है तब तापमान कम होता है। मतलब जिस समय सूर्य है वो पृथ्वी के नज़दीक होता है उस समय तापमान अधिक होता है, और जिस समय जब सूर्य है वो पृथ्वी से दूर होता है उस समय तापमान कम होता है। इस प्रकार से सूर्य की जो दूरी है वो भी पृथ्वी के जो महासागर है उस महासागर के तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 4 महत्वपूर्ण कारक हैं पृथ्वी के जो पृथ्वी पर स्थित जो सभी महासागर है, महासागर के तापमान को प्रभावित करने वाले 4 महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तापमान के वितरण की। अगला हमारा टॉपिक है तापमान का वितरण, महासागरीय तापमान का वितरण। तो देखिए, महासागर के तापमान का जो वितरण है हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण और एक है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण, महासागरीय तापमान के वितरण को हम 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, मतलब 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण और दूसरा होता है क्षैतिज वितरण। तो हम सबसे पहले जो महासागरीय तापमान का जो क्षैतिज वितरण है उसकी हम बात करते हैं। क्षैतिज वितरण, देखिए, महासागरीय तापमान का जो क्षैतिज वितरण है उसके ऊपर विषुवत रेखा से दूरी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। विषुवत रेखा से दूरी का, विषुवत रेखा से दूरी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, और क्षैतिज वितरण का मतलब है कि ध्रुवों से लेके और विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा से लेके ध्रुवों की ओर, इस तरीके से क्षैतिज वितरण। तो देखिए, जब विषुवत रेखा से हम जाएंगे, दूर जाएंगे, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। और यह जो तापमान है वो प्रति एक अक्षांश के ऊपर 1 डिग्री अक्षांश पर कितना कम होता है? आधा सेंटीमीटर। मतलब जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है, और तापमान कितना कम होता है? प्रति 1 डिग्री अक्षांश पर, 1 डिग्री अक्षांश पर आधा सेंटीमीटर तापमान में कमी आती है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें, और सर्वाधिक जो तापमान है वो पाया जाता है 5 डिग्री अक्षांशों पर। 5 डिग्री अक्षांशों पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, सर्वाधिक तापमान। ठीक है, सर्वाधिक जो तापमान है वो 5 डिग्री अक्षांशों पर पाया जाता है, और अन्य महासागरों की अपेक्षा जो प्रशांत महासागर है वो सर्वाधिक मात्रा में गर्म रहता है। अन्य महासागर उसके मुकाबले ठंडे रहते हैं, और सबसे अधिक तापमान उष्णकटिबंध के आसपास के जो समुद्र क्षेत्र है, जैसे ये उष्णकटिबंध है, उष्णकटिबंध के, ये आपका पूरा उष्णकटिबंध है, और उष्णकटिबंध के आसपास के जो भी महासागर है उन महासागरों में सर्वाधिक तापमान रहता है। जैसे कौन कौन से महासागर स्थित है इस क्षेत्र में? लाल सागर, फरस की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, लाल सागर,
लाल सागर है, फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ तापमान 29 से लेके और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। महासागरों में 29 से लेके और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित तापमान सर्वाधिक रहता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, सीधी चमकने के कारण से यहाँ तापमान अधिक रहता है और तापमान अधिक रहने से यहाँ के जल का भी तापमान अधिक रहता है। और इसीलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो भी महासागर है कौन कौन से हैं, लाल सागर, फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। इनमें तापमान कितना रहता है, 29 से लेके और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और सर्वाधिक तापमान हम देखें तो किन क्षेत्र में रहता है, 5 डिग्री अक्षांश पर महासागरों में सर्वाधिक तापमान रहता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों के जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। जैसे 20, 15, 10, जैसे 20 डिग्री तापमान है, उसके बाद 15 डिग्री तापमान और उसके बाद 10 डिग्री तापमान और उसके बाद ध्रुवों पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार से ये है तापमान का क्षैतिज वितरण, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण की। ऊर्ध्वाधर वितरण, तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब लंबवत, मतलब महासागरीय तल से लेके महासागर की जो सतह है, सतह से लेकर महासागर की जो गहराई है, अंदर का जो तल है, वहाँ तक का जो तापमान है उसका वहाँ तक, जैसे महासागर है, ये तल है महासागर का, ठीक है, ये सतह है। सतह से लेके महासागर की ऊपरी सतह से लेके वो जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे जैसे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। ये महासागर का तल है, ठीक है। यह है इसका ऊर्ध्वाधर या फिर इसको लंबवत वितरण भी बोलते हैं। लंबवत मतलब महासागरों की सतह से जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी, जिसे हम कहते हैं महासागर के तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो देखिए समुद्र का जो ऊपरी भाग है वहाँ तापमान अधिक रहता है। समुद्र का जो ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह में तापमान अधिक रहता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें हैं, वो सूर्य का जो ताप है वो अधिक मात्रा में इस क्षेत्र को मिलता है, इसलिए यहाँ का जो तापमान है अधिक रहता है, ठीक है। और अधिक गहराई तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है, इसलिए यहाँ का नीचे का जो तापमान है वो कम रहता है। और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। फिर देखिए समुद्र के अंदर 100 मीटर की गहराई तक, समुद्र में जब 100 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो तब तापमान बिल्कुल समान रहता है, कोई परिवर्तन नहीं रहता है। 100 मीटर की गहराई तक तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। और 100 मीटर से आगे हमें 1800 मीटर की गहराई तक जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। 100 से लेकर हम जब 1800 डिग्री 18 मीटर की हम गहराई तक जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी और यहाँ पर तापमान केवल कितना रह जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रह जाता है। उसके बाद हम देखें तो तापमान घटने की जो दर है वो सर्वत्र समान नहीं होती है। महासागर में हर जगह तापमान घटने की जो दर है वो समान नहीं रहती है। जैसे जो ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है कि जो ऊपर की जो सतह है वो ठंडी रहती है, ठीक है। और जो क्योंकि यहाँ पे जो हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ़ जब पिघलती है तो वहाँ के समुद्रों का जो तापमान है बहुत ही कम रहता है। और नीचे का जो तापमान है वो ऊपरी परत की बजाय थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जब ऐसे क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में इसके थोड़ा विपरीत होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, ऊपर की जो सतह है उसका तापमान कम रहता है। कम क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा बर्फ़ रहती है, सूर्य का ताप बिल्कुल भी नहीं, सूर्य की जो किरणें हैं बहुत ही कम पहुँचती है, बिल्कुल भी कम नहीं पहुँचती है। इसकी वजह से यहाँ का तापमान बिल्कुल कम रहता है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ़ के पिघलने से यहाँ का जो महासागर का जो जल है उसका तापमान बहुत ही कम रहता है। और इसके बजाय जब गहराई में जाएंगे वैसे वैसे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी और इसीलिए इस औसतन जो स्थिति होती है उसके यहाँ पर विपरीत स्थिति होने के कारण से इसको हम कहते हैं तापमान की विलोम्यता।
तापमान की विलोमीयता। ठीक है, तो ये है हमारा महासागरीय तापमान। तो हमें तापमान के बारे में हमने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तापमान के बारे में हमने देख लिया है। तो महासागर के हमने ऊर्ध्वाधर तापमान में देखा तो महासागर के ऊपरी सतह का तापमान गर्म रहता है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पहुँचती है इसलिए, और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। और 1800 डिग्री सेल्सियस पर 1800 मीटर पर केवल 2 डिग्री सेल्सियस तापमान रह जाता है। और ध्रुवों में हम देखें तो ध्रुवों में सतह का तापमान कम रहता है और गहराई में जाते हम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए यहाँ के क्षेत्र को हम कहते हैं, इस प्रकार से जब स्थिति बनती है तो उसे हम कहते हैं तापमान की विलोमीयता। तो यह हो गया हमारा तापमान का, महासागरीय तापमान का वितरण, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण। उसके बाद हम महासागरीय लवणता की बात करते हैं। महासागरीय लवणता, तो देखिए महासागरों में लवणता भी हर क्षेत्र में समान लवणता नहीं पाई जाती है। किसी क्षेत्र में लवणता कम पाई जाती है और किसी क्षेत्र में लवणता अधिक पाई जाती है। और जो लवणता जो पाई जाती है महासागरों में, उसके कुछ लवण जैसे लवण के भी अनेक प्रकार हैं। सोडियम क्लोराइड है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन कौन से लवण पाए जाते हैं महासागर में? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इतने प्रकार के लवण महासागरीय जल में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड और इतने सारे जो लवण हैं, इन्हीं के पाए जाने के कारण से महासागर का जल हमेशा खारा रहता है। ठीक है, और कौन कौन से लवण पाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हम इनकी मात्रा के बारे में देखते हैं कितनी कितनी मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो देखिए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड और कितना 27.2%। जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा लवण है? सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महासागर के जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड 27.2%। उसके बाद हम देखते हैं अगला मैग्नीशियम क्लोराइड 3.8% पाया जाता है, 3.8। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है 1.7%, 1.7 और कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है 1.3%, 1.3% और पोटेशियम सल्फेट 0.9% और कैल्शियम कार्बोनेट 0.1% पाया जाता है। इस प्रकार से ये समुद्र में पाए जाने वाले लवण की मात्रा है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण है वो है सोडियम क्लोराइड 27.2% और सबसे कम जो लवण पाया जाता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट 0.1%। ठीक है, उसके बाद जो समुद्र के जल में जो लवणता पाई जाती है, तो लवणता के क्या स्रोत है, उनके जो स्रोत हैं उनके बारे में हम देखते हैं। लवणता के स्रोत कि जो महासागर में जल में जो लवण है वो कहाँ से आते हैं, इनके क्या स्रोत हैं। देखिए महासागर के जल में लवणता का सबसे बड़ा स्रोत है धरातलीय भाग से जो भी नदियाँ प्रवाहित होकर आती है और समुद्र में गिरती है, तो वो समुद्र में अपने साथ जो भी लवण बहा कर लाती है, जैसे बजरी है, कंकर पत्थर है। ठीक है, और उसके अलावा कीचड़, बालू, ये सब जो लवण है वो नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती है और समुद्र में जमा कर देती है और वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जल भाप बनकर उड़ जाता है और
इसकी तली में ये लवण इकट्ठे जमा होते रहते हैं। इस प्रकार से इनमें लवणता, समुद्र में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लवणता का जो वितरण है, लवणता का वितरण। महासागर के जल में लवणता का जो वितरण है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सागर का खारापन सर्वत्र एक समान नहीं पाया जाता है। इसमें भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की से लवणता मिलती है। और इसके क्या कारण है? इसके दो प्रमुख कारण है। पहला कारण है नदियों द्वारा शुष्क जल की प्राप्ति। लवणता में विभिन्नता पाई जाती है। विश्व के विभिन्न महासागरों में लवणता में भी विभिन्नता पाई जाती है। और विभिन्नता किन कारणों से पाई जाती है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है नदियों द्वारा शुद्ध जल की प्राप्ति। नदियों द्वारा शुद्ध जल की प्राप्ति, ये लवणता का पहला कारक, लवणता में विभिन्नता का पहला कारक है। और दूसरा कारण है सागर जल से वाष्पन की मात्रा। सागर जल से वाष्पन की मात्रा। तो देखिए, महासागर के जल में लवणता विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अलग अलग पाई जाती है। किसी क्षेत्र में लवणता अधिक पाई जाती है और किसी क्षेत्र में लवणता कम पाई जाती है। इसको प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। पहला कारक है नदियों द्वारा शुद्ध जल की प्राप्ति, मतलब जिस क्षेत्र में नदियों के द्वारा शुद्ध जल की प्राप्ति होती है उस क्षेत्र में लवणता है वो कम पाई जाती है। ठीक है, और जिस क्षेत्र में सागर जल से वाष्पन की जो क्रिया होती है, सागर के जल में वाष्पन क्रिया के द्वारा जब सागर का जल उड़ जाता है तो उस क्षेत्र में लवणता अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये दो प्रमुख कारक है लवणता की विभिन्नता के। उसके बाद हम देखते हैं कि किन क्षेत्र में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है और किन क्षेत्र में सबसे कम पाई जाती है। तो देखिए, जो उत्तरी ध्रुव के जो महासागर है, जो उत्तरी ध्रुव के या फिर दक्षिण ध्रुव के जो महासागर है उनमें लवणता सबसे कम पाई जाती है। क्यों? उत्तरी ध्रुव पर लवणता कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें नदियों के द्वारा शुद्ध जल की प्राप्ति हमेशा होती रहती है और हिमनद के पिघलने से भी, हिमानी के पिघलने से भी वहाँ पे शुद्ध जल की प्राप्ति हमेशा होती रहती है, इसलिए वहाँ पे लवणता कम पाई जाती है। इसके अलावा जो जो विषुवतरेखीय प्रदेश है, विषुवतरेखीय प्रदेशों में लवणता अधिक पाई जाती है। लवणता अधिक पाई जाती है। वहाँ पर अधिकता क्यों पाई जाती है? क्योंकि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है और तापमान अधिक होने के कारण से वहाँ पे वाष्पन की क्रिया अधिक होती है और वाष्पन की क्रिया से जो जल है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और नीचे है जो लवण है वो जमा होते रहते हैं। इस प्रकार से विषुवतरेखीय क्षेत्रों में लवणता अधिक पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विश्व के जो महासागर हैं उनमें किन किन क्षेत्रों में लवणता कितनी कितनी प्रतिशत पाई जाती है। तो देखिए, सर्वाधिक जो लवणता है वो कर्क और मकर रेखाओं के मध्य पाई जाती है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? कर्क और मकर रेखा के बीच, मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है क्योंकि वहाँ तापमान अधिक पाया जाता है इसलिए। और कितनी पाई जाती है? 20 से लेकर 30% तक। 20 से लेकर और 30% लवणता कर्क रेखा में के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। और सर्वाधिक जो खारेपन का जो सर्वाधिक खारे जो समुद्र है वो है भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी। सर्वाधिक खारे समुद्र कौन कौन से हैं? सर्वाधिक खारे भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, ये तीन जो समुद्र हैं वो सर्वाधिक खारे हैं। हम इनकी लवणता के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा जो खारा है वो लाल सागर है। कितना इसमें लवणता कितनी है? 42 से लेके और 46% तक। 42 से लेके और 46% तक लवणता इसमें पाई जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि संसार का सबसे खारा जो समुद्र है या सागर है वो कौन सा है? लाल सागर। सर्वाधिक खारा सागर कौन सा है? लाल सागर है। इसमें लवणता कितनी है? 42 से लेके और 46% तक। फिर उसके बाद है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर में लवणता है 37 से लेके 40, 37 से लेके
40% लवणता है और फारस की खाड़ी में 36 से लेके और 37% तक लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक खारा सागर कौन सा है? कौन सा है? लाल सागर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक खारा सागर कौन सा है? लाल सागर है। और कितनी है लवणता? 42 से लेके और 46% तक लवणता इसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम न्यूनतम की बात करते हैं। विश्व का जो न्यूनतम खारी प्रदेश है, न्यूनतम, तो देखिए न्यूनतम में बाल्टिक सागर और काला सागर, सबसे कम जो लवणता बाल्टिक सागर और काले सागर में लवणता न्यूनतम पाई जाती है। बाल्टिक सागर और काले सागर में कितनी पाई जाती है? 2 से लेके 15। ठीक है, बाल्टिक सागर में 2 से लेके 15% तक और इसमें 15 से लेके 17% तक की लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे कम लवणता कौन से सागर में पाई जाती है? बाल्टिक सागर में। और विश्व में सर्वाधिक लवणता कौन से सागर में पाई जाती है? लाल सागर में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लवणता के बारे में हमने देखा है कि औसतन रूप से सबसे कम लवणता किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में। और सर्वाधिक लवणता किन क्षेत्रों में पाई जाती है? विषुवतीय के क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये है महासागरीय लवणता के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने महासागरीय तापमान और लवणता के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।